नमस्कार साथियों, पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत बुक सीरीज के तीसरे लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में किस तरीके से भारत को बांटने की कोशिश की जा रही थी, कैसे सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, बिजनेसमैन, जमींदार के आधार पर भारत को बांटा जा रहा था, सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट करने का प्रयास किया जा रहा था ताकि भारतीय आंदोलन आजादी के लिए जो चल रहा है उसको एक पटरी से उतारा जा सके। हर वर्ग के अपने हित जुड़ जाएं और हर वर्ग अपने हितों के लिए लड़ना शुरू कर दे और एक मुख्य धारा का जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसको तितर-बितर किया जा सके। अंग्रेज अपनी इस चाल में लगभग कामयाब होने वाले थे, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे कांग्रेस में बंटवारा हो जाए और देश का हर ग्रुप अपने-अपने अधिकार की बात करने लगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमने बात की थी 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की। उसके बाद साइमन कमीशन को लागू होना था 1929 में, जिसे 1919 में लागू किए गए रिफॉर्म्स का जायजा लेना था और ये देखना था कि जो रिफॉर्म्स अंग्रेजों ने लागू किए हैं वो कितना काम कर रहे हैं और कितना देश के हित में है। दरअसल देश हित से भी अंग्रेजों को ज्यादा मतलब नहीं था। उन्हें अर्थ से सिर्फ इस बात से था कि हमने जो रिफॉर्म्स लागू किए हैं वो देश को कितना बांट पाने में सफल हुए हैं। लेकिन अंग्रेजों को भय था कि कहीं न कहीं आंदोलनों के ज़रिए, महात्मा गांधी की उपस्थिति के ज़रिए, उसके अलावा स्वराज पार्टी बनी थी उसके ज़रिए और अलग-अलग ग्रुप्स जो काम कर रहे थे, फिर उसमें क्रांतिकारी आतंकवाद जिसे अंग्रेज नाम देते हैं, कि अंग्रेजों को भयभीत करके आजाद कराने की जो हमारे क्रांतिकारियों की योजना थी वो कहीं सफल ना हो जाए और बहुत सारे फैक्टर्स को मिला करके साइमन कमीशन, जो कमीशन 1929 में गठित किया जाना था, वो कमीशन आया 1927 में और निर्धारित समय से करीब 2 वर्ष पूर्व ये कमीशन आ गया था 1919 के रिफॉर्म्स का जायजा लेने के लिए कि सरकार कितना कामयाब हुई है। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और इसकी वैधानिक घोषणा की थी। एक समस्या इस ग्रुप के साथ ये हो गई कि इसके सारे सदस्य ब्रिटिश थे। अब एक बात बताइए कि कोई कमीशन आया है, किसी रिफॉर्म का जायजा लेना है तो उसमें भारतीयों से भी पूछा जाना चाहिए कि आपने जो 1919 में रिफॉर्म्स लागू किए थे उनमें समस्याएं क्या हैं। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, भारतीयों की मांग को दरकिनार किया और इसके जो सातों सदस्य थे वो अंग्रेज होने के कारण भारत में इसका विरोध शुरू हो गया और लगभग सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। और बहिष्कार किया तो क्या हुआ? कमीशन के खिलाफ नारे लगे। जहां-जहां भारत में कमीशन गया इसे कहा गया साइमन गो बैक। कांग्रेस ने इसका बहुत विरोध किया और आप समझिए कि जब ये कमीशन लागू हुआ, बैठा, बना, उसके रिपोर्ट सबमिट करने तक यानी कि 3 साल का वक्फा ये होता है। 1927 में गठित हुआ, 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इस बीच में कांग्रेस ने जो गतिविधियां की, उससे ब्रिटिश सरकार पूरी तरीके से हिल गई और सरकार को समझ नहीं आया कि इसे किस प्रकार का दिखाया जाना चाहिए। इसने बेसिकली अपना द्वैध शासन प्रणाली और राज्यों में जो सरकार का विस्तार करना है वो, इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन को बनाए रखना है या नहीं है, इस प्रकार की सिफारिशें दी कि भाई आपने जो बांटा है लोगों को जमींदार, व्यापारी, किसान, मजदूर, महिला, इस तरीके की श्रेणियों में और उनको निर्वाचन का अधिकार दिया है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो क्या वो दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, हमारे लाभ में है या हमारी हानि में है। ये क्या दूसरा द्वैध शासन प्रणाली यानी कि एक तो केंद्र के स्तर पर और दूसरा राज्यों के स्तर पर बनाई जानी चाहिए या नहीं। उसके अलावा ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना करनी चाहिए या नहीं। इस प्रकार के सुझाव इस कमीशन को देने थे। तो कमीशन ने सुझाव दिए और इसके सुझावों के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया जाता है। इसकी कुछ रिपोर्ट्स 1935 के भारत शासन अधिनियम में शामिल कर ली जाती हैं। उसके अलावा गोलमेज सम्मेलन होते हैं इसके बाद, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। गोलमेज यानी कि वास्तविक गोलमेज, और वहां पर बैठा करके सारे कांग्रेसी नेताओं को, उसके अलावा जितने भी हित समूह थे उनको बुला बुला करके आपस में बात की जानी थी कि देखिए ये कमीशन की रिपोर्ट है, हम भारत में इस प्रकार का शासन लागू करना चाहते हैं। भारत के कई मुख्य नेताओं को भी लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन के लिए आवेदन दिया गया था। गांधी जी भी गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजी हो गए थे, उससे पहले उन्होंने आंदोलन किया, उसकी भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र भी तैयार किया गया, जिसमें ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष उसे रखा भी गया था। श्वेत पत्र क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ अ रेजोल्यूशन लेटर, है ना, कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, इस प्रकार का कार्य हमारी योजना में है। तो वो इन्होंने लागू किया और 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसे लागू कर लिया गया था। उससे पहले एक घटना हो गई थी, उसे कहा जाता है सांप्रदायिक अवार्ड।
रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये थे। 1932 में उन्होंने भारत को सांप्रदायिक अवार्ड दिया। इसका अर्थ क्या होता है? सांप्रदायिकता क्या होती है? आपस में दो समूहों का टकराव ही सांप्रदायिकता है। मेजरली धर्म के आधार पर होता है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि महिला, पुरुष, जमींदार, बिजनेसमैन, स्टूडेंट या जितनी भी क्लासेस होती हैं वो आपस में जब टकराव की स्थिति में आ जाती हैं तो उसे भी हम सांप्रदायिकता ही कहते हैं देश में। तो इन्होंने क्या किया था? सांप्रदायिकता अवार्ड देने की घोषणा कर दी थी 1932 में। अल्पसंख्यक जो भारत में थे, अल्पसंख्यक भारत में जो थे, उनको प्रतिनिधित्व देने की इन्होंने योजना बनाई। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, अंग्रेजों की एक ही योजना थी। और आपने वो फेमस कहानी सुनी होगी, राजेंद्र प्रसाद जब एग्जाम लिख रहे थे तो उन्होंने वो सो गए थे और उन्होंने कहा कि मुझे 5 मिनट पहले उठा देना। जब एग्जाम लिख रहे थे तो एग्जामिनर ने उन्हें उठाया और उन्होंने एक ही लाइन लिखी। ये कहानियां चलती है, पता नहीं कितनी सत्यता है। उन्होंने एक लाइन लिखी, उन्होंने लिखा, बांटो और राज करो। तो भारत के जो नेता थे, भारत का जो यूथ था, या आगे चलकर भारत की जो कमान संभालने वाले थे, वे लोग इस बात को भली भांति समझ चुके थे कि अंग्रेज क्या करना चाहते हैं। और उनका एक ही मकसद था, भारत में किसी भी प्रकार से बंटवारा करना। बाद में तो हालांकि उन्होंने देश ही बांट दिए, लेकिन उससे पहले देश में डिसइंटीग्रेशन कैसे किया जा सकता है? हम सब लड़ रहे थे एक इशू के लिए, एक कॉज के लिए। उस कॉज को खत्म करना था। हर ग्रुप को यह बताना था कि आपकी लड़ाई आजादी की लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई, जैसे भारत के अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक क्या, हिंदू समाज के अल्पसंख्यक, जिसमें तथाकथित जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको प्रतिनिधित्व देने की जब बात आई, तो अंग्रेजों ने कहा कि आप तो हिंदू समाज के निचले तबके में आते हैं, हिंदू समाज आपको अधिकार नहीं देता, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, आपको ढोल बजाना पड़ता है जब आप रास्ते से गुजरते हैं, आपके हाथ का छुआ खाते नहीं, आपके घर नहीं आते हैं, आपको देख लेते हैं तो स्नान करते हैं। तो ये चीजें जब समझाई गई वेस्टर्न एजुकेशन के जरिए, तो अल्पसंख्यक समाज को ये लगा कि उन्हें प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। और जो नेता थे, उन्होंने भी इस बात को ठीक समझा। वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के झांसे में आ गए कि उस समाज की प्रगति जरूरी है, ना कि देश की आजादी। और गांधी जी लगातार कहते थे कि अगर आजादी होगी तो निश्चित तौर पर हम इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। और वो कर भी रहे थे अपनी प्रार्थना सभाओं के जरिए, और बाकी जो उनके तरीके थे, क्रिएटिव वर्क्स जो वो करते थे, उसके जरिए वो लगातार ये कार्य कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ही अंग्रेजों ने भारत के साथ गेम किया, और गेम ये किया कि 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड दे दिया अल्पसंख्यकों के लिए, अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करी। भारत के जो पिछड़े तबके थे हिंदू समाज के, उनको भी प्रतिनिधित्व देने की इन्होंने बात की। एससी एसटी कम्युनिटीज जो हैं, उनमें रिप्रेजेंटेशन की बात आई। अब जब ये रिप्रेजेंटेशन आया तो दो चीजें हुई। जो पिछड़ों के जो नेता थे, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, बिल्कुल लागू किया जाना चाहिए, और ये तो बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं अंग्रेज, दिस इज अ प्रोग्रेसिव मूव। लेकिन गांधी जी इससे नाराज हो गए। गांधी जी समझते थे, और जैसा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री और वहां के नेता उनको कहते थे, दैट ही वाज अ श्रूड पॉलिटिशियन। लोग उनको कहते थे कि वो कोई महात्मा नहीं थे, वो एक बहुत ही गहरे राजनीतिक व्यक्ति थे। उन्होंने उस वक्त की आवश्यकताओं को समझा, उस तरीके से अपना वेश बनाया, उस विचारधारा से खुद को रंगा, और भारत की राजनीति को स्टेयर किया 20-25 साल तक लगातार मेन स्ट्रीम में रह करके। तो बहुत सारे नेता तो ये भी कह रहे थे। अब इनकी लड़ाई शुरू हो गई। गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई, और जो पिछड़ों के नेता थे उनको पसंद आई। तो उन्होंने कहा कि अगर ये लागू होता है तो मैं अनशन करूंगा। और गांधी जी उस वक्त यरवड़ा जेल में थे, और यरवड़ा जेल में रहते हुए ही उन्होंने अपना अनशन प्रारंभ कर दिया। उसके बाद बहुत सारे कांग्रेसी नेता मिले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मिले, जो कि भारत में पिछड़े समाज के एक रिप्रेजेंटेटिव भी थे। हालांकि पूरे भारत के थे, लेकिन हाँ, विशेष सहानुभूति जरूर रखते थे, और पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात जहां आती थी वो खड़े होते थे, वो खड़े हुए। वो इस बात से सहमत थे, गांधी जी नहीं थे। दोनों के बीच में एक समझौता हुआ यरवड़ा जेल में, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो पूना पैक्ट के आधार पर यह निश्चित हुआ कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा, और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए जाएंगे। ये पूना पैक्ट के जरिए किया गया। फिर गांधी जी ने अपना अनशन समाप्त किया, और भारत की राजनीति आगे बढ़ती है। तो आप देख रहे हैं, साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन और 1935 के भारत शासन अधिनियम के बीच में पूना पैक्ट हुआ, और सांप्रदायिक अवार्ड आया, कम्युनल अवार्ड इसको कहा जाता है। तो अंग्रेज लगातार कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके, देखिए जाना तो है ही, लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय अगर रह पाए तो उसमें हमारी जीत है। क्योंकि हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत से वो लोग लूट रहे थे। इतने पाउंड्स का हर साल निष्कासन हो रहा था कि अगर एक साल अंग्रेज रहते हैं तो एक साल उन्हें फायदा हो रहा है। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होता तो अंग्रेज पूरी गति से लगे हुए थे कैसे भी करके अपने शासन को बचाने में, और शायद बचा भी लेते। उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है।
इसमें साइमन कमीशन के जो सुझाव थे, उनकी रिपोर्ट के जो सजेशंस थे वो लागू किए गए। उसके अलावा जो व्यवस्था भारतीय नेताओं ने आपस में डिस्कस करके इजाद की थी, वो भी इसमें लागू की जानी थी। इस अधिनियम में क्या कहा गया कि भारत में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसे आप मान सकते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कई बार कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान की, आज के संविधान की भी बहुत सारी धाराएं, बहुत सारी जो प्रोसेसेस हैं, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। और जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने गलत किया या अंग्रेज गलत कानून बनाए, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे कानून हैं जो हाँ, भारत की प्रगति के लिए, भारत को एक अच्छा संविधान देने के लिए ली जा सकती हैं। और आगे हम समझेंगे कि भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी धाराएं, बहुत सारी प्रोसेसेस बाहर से ली गई हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर इनसे हमने ली है तो इसमें कुल 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। आप कमेंट करके बताएंगे कि आज के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और कितनी धाराएं हैं। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या थी। इसने भारतीय राज्य, यानी कि जो स्टेट है, और जो रियासतें हैं, जो रियासतें हैं, उनको एक यूनिट माना। यूनिट कैसे माना कि भाई जो रियासतें हैं भारत में, वो और भारत राज्य, राज्य मैं आपको कल समझा चुका हूं। राज्य किसको मानते हैं? राज्य में 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं। एक तो राज्य का एरिया होता है, दूसरा राज्य की पॉपुलेशन होती है, तीसरा वहां पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है जो कि सॉवरेन होती है। तो ये 4 चीजें हैं जो किसी भी इकाई को राज्य बनाती हैं या राज्य का दर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो एक राज्य माना कि भाई भारत में ये सारी चीजें होनी चाहिए, इसमें भारत की देशी रियासतें भी शामिल हैं। कुछ सूचियां बनाई, वो सूचियां आज भी हम कैरी करते हैं, 1935 से ही आई हैं। सूचियां कौन सी हैं? पहला संघीय सूची है। संघीय सूची मतलब जिस पर केंद्र सरकार जो है वो कानून बनाएगी। दूसरा राज्य सूची है, इसमें राज्य कानून बनाएंगे। और फिर समवर्ती सूची है, यानी कि जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। और जो अवशिष्ट शक्तियां बचती हैं, यानी कि जो इसमें मेंशन्ड नहीं है, वो सारी भारत के वॉयसरॉय के पास होंगी और वही इसका निपटान करेंगे, और देशी रियासतों को भी इसमें शामिल होने का अधिकार दे दिया गया। अब कौन से कितने विषय थे वो आपको याद करने का विषय है, आपको कर लेना चाहिए। 59 सब्जेक्ट्स जो है, विषय जो है वो संघीय सूची में थे। 54 सब्जेक्ट जो राज्य सूची में, और 36 दोनों के लिए यानी कि समवर्ती सूची में थे। इसके अलावा ये हालांकि कभी अस्तित्व में नहीं आई, कभी इसको लागू नहीं किया गया, संघीय व्यवस्था भारत में बनी ही नहीं, क्योंकि देसी रियासतों ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। और उनका पॉइंट जायज भी था, क्योंकि अब मानिए ना, एक रियासत है, जैसे भारत में बहुत सारी रियासतें हैं, आपको पता है 564 के करीब भारत में रियासतें थी जब भारत आजाद हुआ था तब भी। तो इतनी सारी रियासतें हैं और उनको आपने कहा कि आप तो भारत संघ के साथ मिल जाएंगे। दैट मीन्स कि आप कांग्रेस के नीचे आएंगे और आपके ऊपर कांग्रेस का शासन होगा एक तरीके से। तो इन लोगों ने मना कर दिया कि हम तो नहीं आएंगे, और आना भी नहीं चाहिए था, जायज था। इन्होंने मना कर दिया तो ये सूचियां कभी लागू हो ही नहीं पाई, जिससे ये बात कभी आगे बढ़ी ही नहीं। उसके अलावा द्वैध शासन व्यवस्था जो थी वो समाप्त कर दी गई, ड्यूअल गवर्नमेंट खत्म कर दी गई। अब उसके स्थान पर, ड्यूअल गवर्नमेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब इसके स्थान पर क्या आ गया कि प्रांतीय शासन आ गया। आप जानते हैं कि 1937 में जब इलेक्शंस हुए थे तो कुछ राज्यों में सरकारें बनी थी, कुछ में कांग्रेस की बनी, कुछ में मुस्लिम लीग की बनी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की बनी, सर छोटू राम वहां पर मुख्यमंत्री बने। तो प्रांतों में जो सरकार है, जैसा आज हम जो मॉडल देखते हैं कि हर स्टेट में, अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो स्टेट्स में इलेक्शन का मुद्दा आया या जो व्यवस्था आई, वो सबसे पहले 1937 में आई थी और 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही आई थी। उसके अलावा राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार इसमें दिया गया था और उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई। अब उसमें मंत्री भी बनते हैं, जो आज की व्यवस्था है ना, लिटरली वो एग्जैक्टली सेम है। अब उसमें मंत्री बनेंगे, मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। और प्रभार कौन से शासन अधिनियम के तहत दिया गया था, आप याद करिए और बताइए, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मंत्रियों को प्रभार दिए जाने लगे, अलग अलग प्रभार के मंत्री काम करेंगे और उत्तरदायी मंत्री होंगे। 1937 में व्यवस्था शुरू हुई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया बताइए? 1939 में कौन सा ऐसा बड़ा इवेंट हुआ था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में? वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये व्यवस्था तब उसके बाद समाप्त कर दी गई थी और भारतीय सारे मिलकर के दलों ने, क्योंकि अब हम ना व्यवस्था को टेस्ट कर चुके थे। अब कुछ लोग ऐसे थे जो राज करना चाह रहे थे, उनको तो शासन मिल गया था, वो ठीक है, मजे में, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग थे जो अभी भी आजादी के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, हमें सरकार नहीं चाहिए, हमें भारत की आजादी चाहिए। और उसमें से बहुत सारी सरकारों ने
जो प्रांतीय सरकारें थी उन्होंने अपना दावा छोड़ा शासन के ऊपर और दोबारा से सब राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लग गए। वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया था। उसके अलावा 1939 में आप जानते हैं कि जो गरम दल था और सुभाष बाबू जो थे वो कांग्रेस से सेपरेट होकर के अपना आईएनए स्थापना के लिए निकल चुके थे, वो बनाते हैं, फिर भारत का आजादी के आंदोलन का एक नया चैप्टर शुरू होता है। तो इसके बीच के जो इवेंट्स वो आपको याद रखने पड़ेंगे और उनको आप हिस्ट्री के जरिए याद रखेंगे कि इतिहास में इन दो कानूनों के बीच क्या हुआ था और देश में ऐसी कौन सी परिस्थितियां पनप रही थी। यहाँ तक अगर कानून हमारा संविधान बनने तक अगर आप इसे इतिहास के साथ मिला करके पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा, आपको समझने में आसानी होगी कि ये वाला कार्य क्यों किया गया। इसने क्या किया, केंद्र में ड्यूअल गवर्नमेंट शुरू कर दी, केंद्र में ड्यूअल गवर्नमेंट शुरू कर दी। संघीय विषयों को तो स्थानांतरित में शामिल कर लिया, उसके अलावा आरक्षित विषयों को भी बांटना पड़ा, लेकिन ये भी कभी लागू ही नहीं हुआ। तो कोई मतलब नहीं है इस बात का, आप इसे याद रख सकते हैं लेकिन हमारे काम नहीं आएगा क्योंकि ये लागू ही नहीं हुआ था। इसके अलावा 11 प्रांत थे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में ड्यूअल सदन की स्थापना इन्होंने की, द्विसदनीय व्यवस्था आई। द्विसदनीय व्यवस्था आई, द्विसदनीय मैंने क्या, एक तो विधानसभा हो गई और दूसरा विधान परिषद हो गई। जैसा आजकल हम देखते हैं ना, आजकल 6 स्टेट्स में है, आप बताइए, याद करिए कौन से 6 स्टेट्स में 2 सदन है। तो यहाँ पर 6 स्टेट कौन से थे, बंगाल था, बड़ा था ऑब्वियसली, मुंबई भी बहुत बड़ा था, मद्रास भी बहुत बड़ा था। तो याद करने का आसान तरीका है, 3 तो वो प्रांत थे जो पहले से इनके बहुत बड़े प्रोविंस माने जाते हैं, जहां पर इन्होंने सबसे पहले शासन शुरू किया, बंगाल, मुंबई और मद्रास। उसके अलावा बिहार और संयुक्त प्रांत, अब बिहार और संयुक्त, ये यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी जिसको कहते हैं, हालांकि वो आज की सीमाओं से बहुत बड़ा था, लेकिन बिहार और यूपी जहां पर राजनीति बहुत ज्यादा सघन थी, इंटर हार्टलैंड या हिंदी हार्टलैंड जिसको कहते हैं, काउ बेल्ट जिसको कहते हैं, तो वहां पर इसे लागू किया गया। उसके अलावा असम में, नॉर्थ ईस्ट में, तो 6 कुल ऐसे प्रांत थे 11 में से जहां पर इसे लागू करना अंग्रेजों ने आवश्यक समझा। अभी इसमें भी बहुत कई प्रकार के प्रतिबंध थे कि ये सदन फला कार्य नहीं कर सकते, ये कार्य नहीं कर सकते। ये कुछ वैसी ही व्यवस्था थी जैसा अंग्रेजों ने बंगाल में पहली बार लागू की थी, जहां पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो गई थी गवर्नमेंट की और सारे राइट्स जो हो गए थे वो हो गए थे केंद्र के। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी है कि आपको स्टेट को इतना पैसा कमा के देना, इतना रेवेन्यू करना है, लोगों की भलाई करनी है, गरीबी मिटानी है, खाना खिलाना है, सिंचाई की व्यवस्था करनी है, बिजली बनानी है, या एक जिम्मेदार शासक की भूमिका निभानी है। उस लेकिन आपको राइट्स कुछ मिल नहीं रहे, आपको बजट मिल नहीं रहा क्योंकि वो डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में है। तो ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट हुई, इससे हो गया नुकसान। और जब हम हमारे शासकों ने देखा, या जो मुख्यमंत्री हुए या जो रिप्रेजेंटेटिव से गवर्नमेंट के लोगों के, उन्होंने देखा कि सारी तो जिम्मेदारियां हैं लेकिन अधिकार कोई है ही नहीं, तो हम क्यों शासन करें। तो हमने शासन थमा दिया कि ये लो अपना शासन, हम आजादी लेंगे। हम क्या चाहते, आजादी। भारतीय ने आजादी मांगना दोबारा शुरू किया। उसके अलावा जो सांप्रदायिक व्यवस्था थी, अब मैं जैसा कहा ना कि साइमन कमीशन ने 1930 में रिपोर्ट दी, 35 में अधिनियम बना, तो अंग्रेजों ने देख लिया कि हाँ भाई चीज तो काम तो कर रही है। जब वो लोग सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर अंबेडकर और गांधी को लड़ाने में कामयाब हो गए, जो कि एक दलितों के बहुत बड़े नेता कहे जा सकते हैं, एक सवर्णों के बहुत बड़े नेता, या एक पैन इंडिया लीडर कहे जा सकते हैं, जब इतने बड़े दो लीडर्स के बीच, दो इंटेलेक्चुअल्स के बीच ये लोग लड़ाई करवा सकते हैं जिनके आपसी मतभेद ये लोग नहीं सुलझा पाए लोगों के कारण, तो अंग्रेजों को लगा कि व्यवस्था काम तो कर रही है, लोगों को बांटना तो चाहिए, और बांटने की व्यवस्था बहुत कारगर है, इसलिए उसका विस्तार किया गया। अब क्या किया, दलित जातियों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था शुरू कर दी गई और उस व्यवस्था का विस्तार भी किया गया कि आप सब लोग एक काम करो, अलग अलग हो जाओ, अलग अलग शासन व्यवस्था ले लो और अलग अलग चुन करके अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजो विधान परिषद में, सभा में या केंद्रीय सदनों में। तो ये बहुत बड़ा एक कदम था। अंग्रेज अगर कामयाब हो जाते तो हमारा, अगर वर्ल्ड वॉर ना होता तो शायद हमारा पूरा राजनीतिक तंत्र जो है वो ऑफ ट्रैक भी हो सकता था। उसके अलावा देखिए क्या किया गया, आप जानते हैं भारत परिषद बनाई गई थी 1858 में, 57 की क्रांति के बाद जो अधिनियम लागू हुआ था, पहले डिस्कशन हुआ इस पर। तो एक भारत सचिव का पद क्रिएट किया गया था और उसकी एक परिषद बनाई गई थी। तो उस परिषद में 6 सदस्य हुआ करते थे। अब वो भारत सचिव को सुझाव देते थे, वॉइस रॉय का पद बन गया था जो कि अल्टीमेट पावर था, लेकिन शासन चलाने के लिए सचिव बनाया गया था। ये जो मिंटो मॉर्ले और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे, भारत सचिव और वॉइस रॉय थे। तो
ये जो पद बनाया गया था, इसको 1935 के इसके अधिनियम के जरिए खत्म कर दिया गया था और भारत सचिव के सलाहकारों की टीम को उसको दे दिया गया था। ठीक है, तो ये एक तो परिषद समाप्त कर दी गई और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। अब ये वहीं से ऑपरेट करते थे और ये जो पूरी टीम थी, इनका भारत में रोल मिनिमाइज कर दिया गया। बिकॉज क्या काम करेंगे अब तो भाई, प्रांतों में तो सरकार दे ही रहे हो ना, तो प्रांतों में जब उत्तरदायी सरकार आ गई तो भारत सचिव की परिषद क्या करेगी? कोई काम ही नहीं बचा उसके पास। सेंटर में द्विसदनीय व्यवस्था आई गई है, कांग्रेस हावी हो गई है, मुस्लिम लीग ठीक ठाक काम कर रही है और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो इनका तो कुछ काम नहीं बचा, तो इनको वाइप ऑफ कर दिया गया। ठीक है, तो 6 मेजर कार्य इन लोगों ने किए थे, वो आप याद रखिएगा। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे कार्य और थे 1935 के शासन अधिनियम में, उनको भी देख लेते हैं। मताधिकार का विस्तार किया गया, 10% आबादी को मताधिकार दिया गया। अब 10% आबादी बहुत कम होती है। देखिए, उस वक्त अगर भारत की आबादी लेट्स अज्यूम के 30-35 करोड़ भी रही, 30-35 करोड़ मानिए, तो उसमें से कितने लोगों को मताधिकार दिया गया? 30-35 लाख लोगों को। उसमें कौन थे? उसमें पहले थे जमींदार, फिर पढ़े लिखे, फिर कुछ महिलाओं का तबका, और ये बेसिकली वही है जो बहुत इलीट क्लास थी भारत में। तो लोगों को तो अब भी मताधिकार नहीं मिला। जो गरीब आदमी था ना गांव का, वो गरीब ही रहा, उसको मताधिकार नहीं मिला। ज्यादातर प्रक्रिया नामांकन से शुरू होती है। अब जब संविधान सभा की आगे बात करेंगे ना, तब देखेंगे कि कैसे संविधान सभा को भी दरकिनार लोग आज भी करते हैं, क्योंकि वो एक इलीट क्लास का रिप्रेजेंटेटिव था। और इसलिए लोग कहते हैं कि हमारा संविधान हमारे लोगों ने नहीं बनाया है, वो तो उन लोगों ने बनाया है जो अंग्रेजीदा लोग थे, अंग्रेजों के प्रभाव में थे और नामांकन के जरिए गए थे। उन्हें तो लोगों ने चुना नहीं था। तो ये भी एक जायज बात है, जायज अभी देखेंगे आगे संविधान सभा का आलोचना जब देखेंगे। उसके अलावा क्या किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए। उसके अलावा यूपीएससी हम बना चुके थे, लेकिन स्टेट पीएससी भी हमने बनाई। जैसा आज जो व्यवस्था है ना, कि राज्यों के जो सिविल सेवक होंगे वो राज्य की लोक सेवा आयोग ही सेलेक्ट करेंगे, तो उसकी व्यवस्था के लिए स्टेट पीसीएस की व्यवस्था की गई। और 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर अगर स्टेट पीसीएस बनाना चाहते हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, तो करवा सकते हैं। जैसे छोटे छोटे स्टेट्स थे, अब हो सकता है एक स्टेट के पास उतने रिसोर्सेज ना हो, तो 2 स्टेट मिलकर के एग्जाम करा लें और सिविल सेवक छांटे। ये व्यवस्था हुई। उसके अलावा 1937 में एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट जिसको कहा जाता है, उसकी स्थापना भारत में की गई थी। तो ये परिवर्तन किए गए साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 में। ये आपको याद करने हैं, इनको ध्यान रखना है। आपसे किसी स्टेटमेंट में हम पीवाईक्यू जब देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप देखना कि स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू हुई या कब खत्म हुई, कम्युनल अवार्ड के पहले ये चीज हुई या बाद में हुई, ये वाला पैक्ट कब हुआ, ये व्यवस्था कब इंट्रोड्यूस की गई या ये व्यवस्था कब समाप्त की गई। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। तो अब जो इवेंट्स है उनको एक बार कैटेगराइज कर लेते हैं। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, सरकार बनी, भारतीयों ने सरकार छोड़ी, कुछ राज्यों में सरकार चलाई। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है, भारतीय आर्मी का रिवोल्ट हो जाता है, नेवी का रिवोल्ट हो जाता है। उसके अलावा आईएनए की अपनी भूमिका उसमें है, क्रांतिकारी आतंकवाद की अपनी भूमिका है, भारतीय इंटेलेक्चुअल्स की भूमिका है। तो सब कर करा करके वो आजादी का इतिहास हम इतिहास की पुस्तकों में देखते हैं। लेकिन ये जो सारे इवेंट्स हुए, उसके बाद अंग्रेजों ने ये जरूरी समझा कि भारतीयों को एक संविधान सभा बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इनको आजाद कर देते हैं। उसके लिए एक एक्ट पारित कर देते हैं ब्रिटिश संसद में, और भारतीयों को कहते हैं कि अपना शासन खुद करिए, खुद सरकार चलाइए, खुद सरकार बनाइए, खुद संविधान बनाइए, जैसे देश चलाना चलाइए। भारत और पाकिस्तान को अलग अलग बांट देते हैं। 1947 में आजादी जो मिली, उसके मुख्य प्रावधान कौन से हैं? उस इंडिपेंडेंस एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके मुख्य अधिनियम के पॉइंट्स कौन से हैं, वो हमें देखने हैं। तो 30 जून 1947 को भारत में शासन समाप्त करने की बात अंग्रेजों ने कही। क्लेमेंट एटली ने घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। इसे एटली डिक्लेरेशन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही घोषणा करी थी। और 30 जून को भारत से अंग्रेजों का शासन समाप्त होना था। 1946 में एक संविधान सभा के इस्टेब्लिशमेंट की बात अंग्रेजों ने पहले ही कह दी थी। भारत में आप जानते हैं इससे पहले कौन सा, आप कमेंट करके बताएंगे कि संविधान सभा जिस कमीशन ने गठित की उसका नाम क्या था? ठीक है, और उसके सदस्य कौन कौन से थे? तो भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया था कि आप भारत और पाकिस्तान को बांटे।
तो पाकिस्तान को बांटने की बात जब स्वीकार ही नहीं की गई, तो जाहिर सी बात है इसमें संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी शामिल होना था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं हुए। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को कहा कि भारत और पाकिस्तान को बांटेंगे, इसे स्वीकार किया नहीं गया। माउंटबेटन योजना इसे कहा गया था। मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया, भारतीय कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि जिन्ना लगातार पाकिस्तान चाहते थे और भारतीय नेता जो थे वो यही कह रहे थे कि आप संविधान सभा में बैठिए, हमारे साथ शामिल होइए, उसके बाद देखते हैं, संविधान बनाते हैं, आपको जो दिक्कतें लगती हैं कि भारतीय जो लोग हैं या भारतीय सरकार जो है वो मुस्लिमों के साथ अगर भेदभाव करती है तो आप उसके लिए प्रावधान करवाइए। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि भारतीयों को अगर मुसलमानों के साथ नहीं रहना है तो वो ऐसे प्रावधान करेंगे जिससे दोनों के बीच में विभाजन पैदा हो, लेकिन अगर दोनों साथ रहने को तैयार हैं तो मुस्लिम लीग को क्या समस्या है? ये सवाल भारतीय कांग्रेस का लगातार था। तो विशेषताएं क्या थी? अंग्रेजों ने कौन सा कानून पास किया? देखिए, सबसे पहला तो 15 अगस्त 1947 का दिन निर्धारित कर लिया गया कि भारत आजाद हो जाएगा और संप्रभु राष्ट्र की घोषणा कर दी जाएगी। भारत और पाकिस्तान का इसमें जिक्र किया गया। तो 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान, और गवर्नर जनरल का जो पद है उसका सृजन किया जाएगा। वॉयसरॉय का पद भारत में और पाकिस्तान में समाप्त कर दिया जाएगा। ब्रिटेन की सरकार का इस पर नियंत्रण होगा तब तक के लिए जब तक भारत अपना संविधान नहीं बना लेता है, और उसी ने इसकी घोषणा करनी है। लेकिन भारत के गवर्नर जनरल की अनुशंसा भारत की कैबिनेट द्वारा की जाएगी, जो कि संविधान सभा उस वक्त थी, आप उसको मान सकते हैं, लेकिन जो किचन कैबिनेट थी उसे इसकी घोषणा करनी थी। उसके बाद देखिए, वायसराय का पद समाप्त हुआ, भारत पाकिस्तान बने, आजादी का दिन निश्चित हो गया। उसके बाद अपने अपने देश के लिए संविधान बनाने की शक्तियां दी थी। अपने अपने डोमिनियन में जो देसी रियासतें थी उससे जो राज्य बन रहा था, उन दोनों राज्य में इन दोनों संविधान सभाओं को यह अधिकार दिया गया कि आप अपने राज्य में कोई भी कानून बनाइए, उसे लागू कीजिए और अपनी सरकारें चलाइए। यह निर्धारित हुआ। उसके बाद एक चीज और हुई, डोमिनियन बनाए गए। डोमिनियन बनाने के अलावा अंग्रेजों ने यह निर्धारित किया कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून तब तक लागू होंगे जब तक ये अपना संविधान नहीं बना लेते, और जिस दिन ये संविधान बनाकर अपने देश के ऊपर उसे लागू करते हैं तो अंग्रेजों के बनाए सारे कानून खत्म हो जाएंगे। इनके पास ये भी अधिकार था कि ये अंग्रेजों के बनाए किसी भी कानून को खत्म कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये चाहें तो ये जो एक्ट ब्रिटिश संसद ने पारित किया है इसको भी निरस्त कर सकते हैं। यानी कि भारत अगर चाहे कि हमें ब्रिटेन की महारानी के अंतर्गत रहना है तो वो भी ये निर्धारित कर सकती है, यानी कि संप्रभु हैं, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। उसके अलावा भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया, इसकी शक्तियां सीधे राष्ट्रमंडल में स्थानांतरित कर दी गई थी। यानी कि अंग्रेज फिर भी चाहते थे कि चलो आजाद तो कर रहे हैं लेकिन इनको पूरे अलग तरीके से नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ये जो डोमिनियन है ये राष्ट्रमंडल के अधीन आने चाहिए। लेकिन बात यही हुई कि राष्ट्रमंडल के अधीन, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ के अंतर्गत अगर ये लोग आ गए तो फिर इनके पास जो शक्तियां हैं वो संप्रभु नहीं रहेंगी। तो ऐसा करने से भारत की शक्तियां डाइल्यूट हो रही थी, तो भारतीयों ने इसे स्वीकार तो कर लिया कि ठीक है हम कॉमनवेल्थ में रहेंगे, बट सॉवरेन जो है वो भारत की संसद रहेगी। ठीक है, ब्रिटिश जो भारत था और ब्रिटेन की जो सरकार थी उन्होंने भारत की रियासतों को कैप्चर किया था। अभी पीछे बात की ना, मैं आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, उसके अलावा मराठा युद्ध हुए, बंगाल का शासन जिस तरीके से कब्जा आया, अवध का, सिख का, मराठा का, सिंध का, जो जितने भी राज्य अंग्रेजों ने कब्जा एक एक लड़ाई करके, तो उन पर तो अधिकार अंग्रेजों का था। तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश रियासतों पर अपना अधिकार समाप्त कर दिया और ये अधिकार 15 अगस्त से खत्म हो जाना था। इसके अलावा आदिवासियों से जो समझौते हुए थे उन सबको भी निरस्त कर दिया अंग्रेजों के द्वारा। फिर एक और इसमें आएगा कि अगर पाकिस्तान चाहे या कोई रियासत चाहे तो वो किसी भी डोमिनियन में अपने आप को शामिल अभी के लिए कर सकती हैं। कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि हमें भारत के साथ रहना है तो वो रह सकता है। देखो, हमने तो योजना बना दी कि बांट सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान चाहे तो भारत के साथ रहे, या कोई भी रियासत भारत और पाकिस्तान के साथ जाना चाहे तो वो जा सकती है। फिर नया संविधान बनाने तक जो डोमिनियन था वो भारत शासन अधिनियम के तहत ही संचालित होगा, 1935 वाले के जरिए ही, और भारत इसके तहत सरकार चला सकता है। उसके अलावा विधेयकों पर मताधिकार दिया गया ब्रिटिश शासन को, और उन्हें ऐसे किसी भी अधिकार से वंचित किया कि ब्रिटिश की 0% इंक्लूजन हो किसी भी कानून बनाने में, क्योंकि अगर उनका हस्तक्षेप रहा तो वो भारत के कानूनों को प्रभावित करेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा
कि किसी का भी प्रतिनिधित्व इसमें नहीं दिया जाएगा। फिर जो गवर्नर जनरल थे और प्रांतीय गवर्नर थे, उनको एक तरीके से प्रमुख की व्यवस्था दी गई। जैसे आज भी भारत में गवर्नर की व्यवस्था है, तो गवर्नर भारत में सर्वोच्च पद है राज्यों में, वैसी व्यवस्था की गई। उसके अलावा भारत का सम्राट जो उपाधि थी, उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और भारत के जो राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां और पदों को आरक्षण करने की जो प्रणाली थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि भारत टोटल इन टोटल जो 1947 का अधिनियम था, आप इसे ऐसे समझे कि जो प्रावधान 35 के अधिनियम में किए गए थे, उन लगभग उन सबको समाप्त कर दिया गया जो भारत की संप्रभुता के आड़े आ रहे थे। भारत की संसद, भारत की संविधान सभा जहां भी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, वो हर चीज समाप्त कर दी गई। और आज जो खाका हम देखते हैं, ये खाका लगभग वैसा ही है। ठीक है। तो मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। उसमें कौन कौन लोग थे, क्या क्या प्रक्रियाएं थी, उन पर आगे बात करेंगे। तो उन ये जो संविधान है, अब इसकी मेकिंग पर बात कर रहे हैं कि बना कैसे संविधान। तो संविधान बनने की मांग भारत में बहुत सालों से चल रही थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार सबसे पहले ये कहा कि आप भारत का संविधान बनाइए। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़े वामपंथी विचारक रहे हैं एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय ने 1934 में इसकी मांग रखी थी। उसके बाद भारतीय कांग्रेस को भी लगा कि इस मांग को मान लेना चाहिए या हमें इसकी व्यवस्था करवानी चाहिए। तो ये व्यवस्था कम्युनल अवार्ड और 1935 के भारत शासन अधिनियम के बीच में अंग्रेजों के सामने भारतीयों ने रखी थी, कांग्रेस ने रखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत में संविधान का निर्माण किया जाएगा और वयस्क मताधिकार के जरिए जो सभा है वो चुनी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। और सभी को इसमें अपनी राय रखने का हक भी होगा और कोई बाहरी हस्तक्षेप हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसे माना नहीं। 1940 में जाकर के उन्होंने पहली बार इसे स्वीकार किया कि हाँ, भारतीयों को यह व्यवस्था देनी चाहिए। तब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अंग्रेजों को लगा कि जो कुछ भी मांग भारतीय कर रहे हैं वो कर लेने दो, क्योंकि उनसे हमें सैनिक मिल रहे हैं, रसद मिल रही है, एम्यूनेशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, जिससे हम अपने युद्ध को फंड कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने इसे जायज माना कि हाँ ठीक है, बनवा देंगे आपका संविधान भी। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भेजा। जो मैंने आपसे सवाल पूछा वो यही है। कैबिनेट मिशन भारत ने भारत में आया 1942 में। और सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, वो इसके सचिव थे या अध्यक्ष, आप जो भी इसको कहें। और उसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक और सदस्य थे जिन्होंने भारत के संविधान का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाता है, तो संविधान सभा के निर्माण की व्यवस्था कैसे करनी है उसको निर्धारित करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है। और क्रिप्स मिशन ने ये निर्धारित किया था कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आगे बढ़ेगी। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था कि हम नहीं मानते। 1942 का ये मिशन था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सचिव थे, जैसा मैंने आपसे पहले कहा। उसके बाद भारत में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन भेजा गया और कैबिनेट मिशन ने भारत में यह व्यवस्था की कि संविधान सभाओं की मांग जायज नहीं है, उसे ठुकरा दिया गया। तो ये मिशन असफल रहा। लेकिन फिर भी भारत में संविधान सभाएं बनाई गई। अपना अपना हिस्सा मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को दिया गया। दो अलग देश बनाए गए। दो संविधान सभाओं की मांग को इसने ठुकरा दिया था, जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था। लेकिन भारत में एक सिंगुलर संविधान सभा की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट था, क्योंकि दो संविधानों की बात की गई थी और बाद में इसे कांग्रेस ने भी मान लिया था। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था उसको देखते हैं, उस पर आते हैं एक बार। तो कैबिनेट मिशन योजना ने जो प्रस्ताव सुझाए थे 1940 में, उससे संविधान सभा का गठन भारत में हुआ। और गठन के बाद क्या क्या चीजें निर्धारित हुई थी। कुछ पर्टिकुलर सीट्स थी जो भारतीयों को दी गई, कुछ मुस्लिम लीग को दी गई, कुछ कांग्रेस को दी गई, कुछ देसी रियासतों को दी गई। तो जो कुल सदस्य होने थे, इसमें एकल सिंगुलर संविधान सभा थी जिसमें केवल भारत था। दिस वाज नॉट अ सेपरेट संविधान सभा। ठीक है। दो दो देशों की नहीं थी, सिर्फ एक देश की थी। तो 389 इसकी संख्या होनी थी। 296 ब्रिटिश भारत यानी कि जो रियासतें हैं, जो प्रांत हैं, उनका सिंगुलर रूप। आप देखिए, जो पुरानी वाली बात हमने जो करी थी ना, कि पुराना जो संविधान बनना था उसे देसी रियासतों ने अस्वीकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व ही नहीं था। देसी रियासतों को और ब्रिटिश भारत को एक इकाई माना गया। अब ये रियासतें तो मानने को तैयार नहीं थी कि हम इकाई है, हम तो अलग है। तो जो प्लान दूसरा आया उसमें ये हुआ कि 389 सीट्स हैं, 296 तो ब्रिटिश भारत में है, और ब्रिटिश भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों है। देसी रियासतों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया, करीब 93 सीट्स
एग्जैक्टली दोनों को दी गई थी। और उनका जो चयन है 296 सीटों में से 292 का चयन 11 गवर्नर प्रांत जो है उनमें से, और 4 का चयन मुख्य आयुक्त प्रांतों से। एक जो कमिश्नरेट स्टेट्स भी भारत में थे ना, तो 4 का चयन वहां से, बाकी 292 का 11 प्रांतों से किया जाना था। प्रांत यानी कि बंगाल, बंबई, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, सिंध, नेफा, ये जो प्रांत थे भारत में, वहां से इनका चयन किया जाना था। और बाकी 4 जो है वो कमिश्नरेट जो भारत में थे, हर एक 4 कमिश्नरेट प्रांत थे, हर 4 में से एक एक प्रतिनिधि लिया जाना था भारत में। उसके अलावा हर प्रांत और देशी रियासतों में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ये सदस्य बनने थे, यानी कि करीब 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि भारत में चुना जाना था। तो अगर मानिए इसको 389 माने, तो हर 10 लाख पर अगर एक है तो कितनी आबादी हो गई? करीब 38-40 करोड़ के करीब भारत की आबादी थी। तो हर 10 लाख पर एक प्रतिनिधि दिया जाना था। वही अमूमन व्यवस्था आज भी है। अब जब 2026 में डिलिमिटेशन होगा तो उसकी संख्या कम ज्यादा होगी, उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो सीटों का निर्धारण था वो उनकी जनसंख्या के आधार पर भी किया जाना था, कि भाई कौन सा समुदाय है, कितनी जनसंख्या में है और कितना प्रतिनिधित्व उसको दिया जाना था। और 3 ही समुदाय इन लोगों ने माने, एक तो मुस्लिम, एक सिख और एक रेस्ट ऑफ ऑल। अब रेस्ट ऑफ ऑल में ईसाई, बौद्ध, जैन, हिंदू और जो उसके फिरके हैं वो सब आ गए। इस प्रकार से इन्होंने बांटा है। इनकी जाते जाते भी थोड़ा बहुत जहर भारतीयों के बीच में बोना चाहते थे, ताकि ये चीजें बनी रहे और खत्म ना हो, भारत लगातार इनसे सामना करता रहे। प्रांतीय असेंबलियों में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना था। जैसे मान लीजिए कि 11 प्रांत है, साथ में कांग्रेस की सरकार है, तो उस असेंबली के प्रतिनिधि चुनेंगे कि भारतीय संविधान सभा में किस सदस्य को भेजा जाना है। और चुनाव जो है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से होगा। जैसे आजकल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से इन सदस्यों को संविधान सभा भेजा जाना था। अब किस प्रांत से कितने थे उसका टेबल दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा। और कौन सदस्य चुना गया पर्टिकुलर स्टेट से, उसकी भी एक लिस्ट है, वो शेयर हो जाएगी आपके साथ। तो आप देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन करके आपको लिस्ट मिल जाएगी। उसके अलावा रियासतों के प्रमुखों द्वारा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन किया जाना था, यानी कि जो वहां के हेड ऑफ स्टेट है, या मान लीजिए कि किसी रियासत में कोई नवाब है या कोई राजा है, महाराजा है, तो वो चुनाव करेंगे कि मेरा प्रधानमंत्री ही संविधान सभा का प्रतिनिधि होगा मेरी तरफ से। अगर मैं राजा हूं तो मैं किसी को भी चुन सकता हूं, ऐसा होना था। ठीक है, उसमें जनता का कोई रोल नहीं था, एज सिंपल एज दैट। तो इस प्रकार के अगर कोई पूछे तो उसमें आवश्यकता होती है। स्पष्ट था कि आंशिक रूप से नामांकित निकाय है, पूरा तो लोगों के द्वारा चुना नहीं गया। इसके आधार पर इसकी बहुत ज्यादा आलोचना भी की गई लोगों के द्वारा। और जो इसका चुनाव था वो जून जुलाई अगस्त 1947 में हुआ था। और 290 सीट्स जो ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित हुई थी उनके लिए सिर्फ ये चुनाव था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली, और जो छोटे समूह थे, स्वतंत्र सदस्य थे, उनको 15 सीटें इसमें मिली थी। देशी रियासतों ने अपनी जो 93 सीट्स इनको एलोकेट की गई थी उसमें खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि हम आजाद रहें, हम अलग रहें, अपना एक अलग समूह बनाए। क्योंकि देखिए ना, काबिज हुए ब्रिटिशर्स, लड़ाई लड़ी ब्रिटिशर्स ने और सौंप दिया कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस लोगों की आवाज थी। जो रियासतें थी वो लोगों से जुड़ी हुई नहीं थी, समझे? तो इसीलिए किया गया। इनको अपना जो प्रभुत्व है वो जाता हुआ दिखा, तो इनको इन्होंने बाहर रहने का ठीक समझा कि हम अगर संविधान सभा से ही बाहर रह जाएंगे तो ना हमारे ऊपर संविधान लागू होगा, ना बन पाएगा। इनको कुछ ऐसा गुमान था उस वक्त। लेकिन वो धीरे धीरे निकला, जब लोगों की सत्ता, लोगों की पावर और लोकतंत्र का चयन लोगों ने किया, तब इनको समझ में आया कि ये कहाँ फंस गए हैं। ठीक है, वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव हुआ नहीं था, वो हमने बात कर लिया था। सभी को अपना प्रतिनिधित्व भी नहीं मिला। ठीक, हिंदू, जैन, पारसी, महिला, आदिवासी, पिछड़े, इनका प्रतिनिधित्व उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। अगर महात्मा गांधी को छोड़े तो लगभग सभी बड़े लोग इसमें शामिल थे। नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, और जो बाकी उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, वो सब इसमें शामिल हो गए थे। महात्मा गांधी नहीं शामिल हुए थे। अब देखिए इसने कार्य कैसे करना था। तो 211 पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1940 को, याद रखिएगा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी।
मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें अलग पाकिस्तान दो, तब हम इसमें शामिल होंगे और अपना अलग संविधान बनाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठक हुई, 211 सदस्य इसमें हिस्सा लिए और फ्रेंच संसद की तरह यह निर्धारित हुआ कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है वो इसका अध्यक्ष होगा। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके अलावा निर्वाचित अध्यक्ष बाद में राजेंद्र प्रसाद बने थे, ये आप जानते हैं। और डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इनकी पहली संविधान सभा में, जिसको हम असेंबली भी मान सकते हैं, उसमें टोटल 2 उपाध्यक्ष थे और 1 अध्यक्ष की उपस्थिति थी। उसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को रखा गया 1940 को। 9 दिसंबर को बैठक होती है, 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। इसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ नहीं, बस इतना ही था कि भारतीय संविधान जो हम बनाने वाले हैं उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होंगी, वो हम कैसा बनाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, जो संविधान बनेगा उसमें होगा क्या। ऐसा पता चला कि 3 साल बाद हमने आंखें खोली, एक संविधान बना और वो ऐसा बन गया जो हम बनाना ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक रूपरेखा दी भारतीय संविधान को कि ऐसा संविधान बनाएंगे, ये प्रस्ताव उसमें हमें करने हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या था देखिए। उद्देश्य प्रस्ताव में था कि भाई भारत एक तो संप्रभु इकाई होगा, हमारे ऊपर कोई एंटिटी नहीं होगी, अंग्रेजों से छुटकारा पा लेंगे, एक संप्रभु राज्य की स्थापना करेंगे, स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य, मतलब जहां लोगों का शासन हो, ऐसी व्यवस्था हम बनाएंगे। उसके अलावा ब्रिटिश भारत में जो क्षेत्र शामिल थे वो सब भारत में शामिल होंगे, जितनों ने भारत के साथ एनेक्सेशन साइन किया है वो भारत में आ जाएंगे और भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। उसके अलावा भारत के जो एरिया है उसकी सीमा का हम निर्धारण करेंगे, बताएंगे कि यहाँ तक हमारी टेरिटरी है और उसके उपरांत जो नियम चाहेंगे, अवशिष्ट शक्तियां बनाएंगे, फेडरल स्ट्रक्चर बनाएंगे, भारतीय राज्यों को कितनी शक्तियां देनी है, भारतीय केंद्र को कितनी शक्तियां देनी है, वो हम सब निर्धारित करेंगे और प्रांतों को भी शक्तियां इसमें होंगी। संप्रभु भारत होगा, शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा, फेडरल स्ट्रक्चर होगा, केंद्र होगा, उसके अलावा राज्य होंगे और सभी का स्रोत, शक्ति का स्रोत जनता होगी। फिर एक व्यवस्था आई कि भारत में जो हमारे मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकारों का प्रिंसिपल जो निकला वो उद्देश्य प्रस्ताव से ही निकला था। उन्होंने कहा कि हम सभी को न्याय दिलाएंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता होगी, अवसर की विधि के समक्ष विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, संगठन बनाने की आजादी होगी और लोक नैतिकता का सहारा लेंगे ये सारे कार्य करने के लिए। ये चीजें निर्धारित हुई। उद्देश्य प्रस्ताव कुछ नहीं है, भारतीय संविधान ही है। हमने उद्देश्य बनाया, वैसे ही संविधान बना दिया। तो आपको अगर उद्देश्य प्रस्ताव याद भी नहीं रहता है ना, तो आप संविधान में जो मेजर मेजर बातें हैं वो यहाँ पर 5-7 पॉइंट लिख सकते हैं जब भी आपके समक्ष ऐसा प्रश्न आए तो। फिर देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए और जो पिछड़े तबके हैं उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि डर तो वही था सबको कि भारत आजाद हो जाएगा, फिर वहां हिंदुओं का राज हो जाएगा और भारत सबको खा जाएगा, जो अल्पसंख्यक हैं या पिछड़ी जातियां हैं उनको। उसके अलावा एकता अखंडता बनाए रखने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत को जो भी आवश्यक होगा, जो भी आवश्यक कदम लगेगा वो हम उठाएंगे और प्राचीन भूमि को विश्व के जो अधिकार हैं और उचित स्थान और मानव कल्याण, ये कौन सा आर्टिकल है? ये है, ये जो हमारे सारे डीपीएसपीज है ना, डीपीएसपीज को उन्होंने एक उद्देश्य में रख दिया कि मानव कल्याण है, पशुओं को बचाना है, राजनीतिक व्यवस्था सुधारनी है, एक दूसरे को एलिनेशन में रखना है, किसी ग्रुप के साथ नहीं जाना है, वगैरह वगैरह। तो भारत की सुरक्षा और विश्व शांति, ये भारत के उद्देश्य थे। ठीक है, फिर स्वतंत्रता अधिनियम का परिवर्तन क्या हुआ, उसमें 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे और धीरे धीरे करके 3 जून 1947 तक माउंटबेटन योजना जब पेश की गई थी, उस तक बहुत सारी रियासतें भारत का हिस्सा बन चुकी थी और ज्यादातर रियासतों ने अपने प्रतिनिधि भारत को भेज दिए थे। आप जानते हैं वो कहानी पढ़ी होगी आपने, कहानी है ना उसमें, रामचंद्र गुहा जी की जो किताब है इंडिया आफ्टर गांधी, तो उसमें ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, फलों की टोकरी नाम से एक पहला अध्याय है उसमें, तो उसमें बताते हैं कि कैसे देशी देसी रियासतों को शामिल भारत में किया गया था। तो ये माउंटबेटन योजना जब आई ना, तो देसी रियासतें समझ गई थी कि कुछ नहीं है, खा जाएंगे अंग्रेज तुम्हें, तुम्हें अलग अलग छोड़ेंगे। एक टर्म आता है इसमें, डिकी बर्ड प्लान, डिकी बर्ड प्लान, या जिसे बाल्कनाइजेशन भी कहते हैं, विघटन।
तो डिकी बर्ड प्लान में क्या था, ये लोग रियासतों को डिकी बर्ड प्लान ही समझ में आया और कांग्रेसियों ने समझाया उनको। उसमें कहा गया था कि भारतीय देशी रियासतें अगर अलग रहना चाहें तो अलग रह सकती हैं। तो रियासतों को लगा ठीक है, तो रहते हैं, अलग रहते हैं, लेकिन मिलेगा क्या? मिलेगा तो कुछ नहीं। अलग रह के ना तो कम्युनिकेशन भारत देगा, ना संचार भारत देगा, ना पैसा भारत देगा। तो भारत एक बहुत बड़ी एंटिटी बन गया क्योंकि लोग हैं उसमें। भैया आप तो नेता हैं, आप तो शासक वर्ग हैं, शासक वर्ग छोटा होता है हमेशा, लोग ज्यादा होते हैं, तो लोग उधर चले जाएंगे भारत में, आपके पास कोई रहेगा नहीं, शक्तियां क्या होंगी? फिर आप रोज एक दूसरे से लड़ाई करते रहेंगे। तो जो डिकी बर्ड प्लान था वो यही था अंग्रेजों का, कि अगर भारत से निकलो तो भारत के इतने टुकड़े कर दो कि ये लोग ना तो अकेले रह पाए, ना ये क्षेत्र शांत रह पाए। लेकिन भला हो उस वक्त के विजनरीज का, जिन्होंने 564 रियासतों में से बहुत सबको साथ मिलाने का प्रयास किया। और माउंटबेटन योजना जब 3 जून 1947 को आई, तब तक तो ज्यादातर लोग जो है वो भारत की संविधान सभा में देश रियासतों के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जनता की मंजूरी क्या है, और जनता से बाहर तो वो लोग थे नहीं। तो ये तो हो गए शामिल। और जो विघटन हुआ, फिर मुस्लिम लीग बाहर हो गई, होने दीजिए, अलग देश बन गया, बनने दीजिए, लेकिन रियासतें तो साथ आई। तो ये जो परिवर्तन था संविधान सभा का, वो उस वक्त देखने को मिला। फिर देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए थे। पहला क्या किया था? एक तो संप्रभु निकाय इसको बना दिया था। भाई जो शक्तियां मिली ना 1947 के अधिनियम से, संविधान सभा को वहीं से तो शक्तियां मिलती हैं। अंग्रेजों ने बाकायदा कानून पास किया है कि हम भारत को आजाद करते हैं। तो वो जो कानून पास हुआ, उससे संविधान सभा को शक्ति मिली। और शक्तियां कौन कौन से मिली? संप्रभु निकाय हो गया, या तो कानून बनाओ या बिगाड़ो, जो करना है करो, पूरी स्वतंत्रता संविधान सभा को दे दी गई थी। उसके अलावा विधायिका निकाय भी बन गया था। विधायिका निकाय मतलब क्या? इसके दो अलग अलग कार्य बचे। पहला तो संविधान बनाना, देश का संविधान, और दूसरा देश के लिए कानून बनाना। तो ये दोनों काम थे। तो ये जो अलग अलग दिन, अलग अलग कार्य संविधान सभा कर रही थी, तो भारत की पहली संसद भी संविधान सभा थी, और भारत की संविधान सभा भारत की संविधान सभा भी बना रही थी। दो कार्य हो गए। तो देखिए, जब संविधान हम लोग बनाते थे तो अध्यक्ष होते थे उसके राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब हम कानून बनाते थे, विधायिका का कार्य करते थे, तब इसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। समझे? तो ऐसे पहले और दूसरे अध्यक्ष का आप नाम याद रखेंगे। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपना कार्य पूरा कर लिया था। आज इस दिन को हम कानून दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 नवंबर को, क्योंकि उस दिन संविधान हमारा पूरा हो गया था। लागू 26 जनवरी को हुआ, क्योंकि हमने 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, संविधान बनाने का प्रस्ताव हमने दिया था, तो उसके कारण इसे 26 जनवरी को लागू किया गया था। उसके अलावा मुस्लिम लीग के सदस्य जो हैं वो पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे 1940 में माउंटबेटन योजना के तहत। जो 389 सीट्स का प्लान था ना, हमने बताया 389 सीट्स थी, उसमें से 299 की संख्या ही बची थी, क्योंकि बाकी जो सदस्य आने थे वो सिंध से, बलूचिस्तान से, लाहौर से और पाकिस्तानी पंजाब से आने थे, लेकिन वो एरिया चूंकि अलग हो गया था तो उनके सदस्य भी अलग हो गए, अलग संविधान सभा उनकी बच गई। और जो 296 सीट्स थी, उनमें से 229 कांग्रेस की बची, और 93 देसी रियासतों की थी, उसमें से 70 देसी रियासतों की बची। और 47 को, 31 दिसंबर 1947 को इसकी जो स्थिति थी उसकी टेबल नीचे दी गई है, वो आप लोग देख लीजिएगा, बाद में ग्रुप में देख लीजिएगा या यहीं से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा आपका। चलिए, उसके बाद क्या हुआ? और भी कुछ कार्य थे। और क्या थे संविधान सभा के कार्य? एक तो संविधान बनाना, और दूसरा कानून बनाना। लेकिन कुछ और भी कार्य थे। संविधान सभा ने एक मेजर कार्य क्या किया? मई 1949 को भारत ने राष्ट्रमंडल में शामिल होना स्वीकार कर लिया और उसका सत्यापन किया। राष्ट्रमंडल क्या है? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ, साझी पूंजी। कॉमनवेल्थ में वो कंट्रीज बेसिकली हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों की गुलाम रही है। अंग्रेजों की गुलामी जिन देशों ने की है वो कॉमनवेल्थ में आई, भारत भी आया उसमें। फिर 22 जुलाई 1947 को इसने अपना झंडा अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया, और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया। तो ये कार्य भी संविधान सभा साथ साथ कर रही थी। ऑल दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट वन लाइनर के लिए, कभी एग्जाम वगैरह के लिए कहीं कोई पूछ ले, कहीं लिख दे, अच्छा लगेगा, उसके लिए बस इसको याद आपने कर लेना है। फिर 24 जनवरी 1950 को ही
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया। ठीक है, चुना गया, बेसिकली घोषित तो क्या किया गया, चुना गया था उनको। संविधान बना कुल 2 साल 11 माह 18 दिनों में। कुल 11 बैठकें हुई, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ, 64 लाख रुपए का खर्च आया। उसके अलावा 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 51-52 में आम चुनाव हुए। उसके बाद नई संसद के निर्माण तक अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने भारत में कार्य किया। दैट्स ऑल, ये कार्य हुए। फिर समितियां बनी संविधान में बहुत सारी, समितियों के अलग अलग कार्य घोषित हुए कि कौन सी समिति क्या कार्य करेगी। तो 8 बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम यहां पर दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ये सिर्फ याद करने का विषय है। यहां पर देखिए, संघीय शक्ति समिति है, संविधान समिति है, प्रांतीय समिति है, प्रारूप समिति है, फिर इसमें मौलिक अधिकार उप समिति है, अल्पसंख्यक समिति है, और जो आंशिक विषयों की समिति बच गई उसमें कुछ सदस्यों की भागीदारी रही। तो इसमें कौन किसका अध्यक्ष है, कौन समिति किसकी अध्यक्षता में हुई, किसके इसके सदस्य कौन थे, क्या उसका नाम था, ये सारी आपको याद कर लेनी है। और अगर कहीं एग्जाम में वन लाइनर में, स्टेट पीसीएस में पूछते हैं ऐसे सवाल, स्टेट पीसीएस में जाएंगे ना तो डायरेक्ट ही पूछ लेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताओ, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे बताओ। तो इस प्रकार से अगर कभी क्वेश्चन वगैरह बने तो आपको स्टेट पीसीएस में इसका ध्यान देना है और याद कर लेना है। उसके अलावा छोटी समितियां हैं, वित्त एवं कर्मचारी समिति है, स्टाफ कमेटी है, क्रेडेंशियल समिति है, सदन समिति है, संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति। उसके अलावा ये जो भाषाई प्रांत समिति है ना, प्रेस दीर्घा समिति, अभी उसके अलावा प्रारूप समिति जो मेजर समिति थी उसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति मतलब जो ड्राफ्टिंग करेगी, जो बनाएगी, जो ड्राफ्टिंग करेगी, ये आप याद कर लेना, वनडे एग्जाम के लिए ठीक है, स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए ठीक है, हमारे लिए सिर्फ जानना जरूरी है। यूपीएससी में हो सकता है एक आध बार कोई प्रश्न पूछ ले, आज तक तो पूछा नहीं है, बट स्टिल याद कर लेना है आपको। ठीक है, तो प्रारूप समिति के सदस्य 7 थे, ये महत्वपूर्ण लोग हैं। प्रारूप मतलब ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग होता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ होगा, तो उसमें 7 थे। आम्बेडकर जी तो अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, माधव राव थे, और टीटी कृष्णमाचारी थे। 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इन्होंने जगह ली थी, और माधव राव ने बीएल मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें आप मत जाइए क्यों इस्तीफा दे दिया वगैरह, कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं कई बार। ठीक है, चलिए, तो ये प्रारूप समिति थी। अक्टूबर 1948 में अपना दूसरा प्रारूप इसने बना करके तैयार कर दिया गया था। 1948 में ही पहला प्रारूप बनाया गया था, जिसे सदन में उसकी चर्चा कर ली गई थी। 8 माह का समय दिया गया था चर्चा और संशोधन प्रस्तावों के लिए। उसके अलावा जो अंतिम प्रारूप था वो 6 माह से भी कम समय लेकर के कुल 141 बैठकों में इसने तैयार कर लिया था। उसके बाद भारत में एक एक चर्चा हुई कि ये संविधान है, ये उसके आर्टिकल्स हैं, इस पर चर्चा हो, प्रस्ताव हो, वोटिंग हो, पास हो, लागू हो, और संविधान भारत का बन करके तैयार हो जाए। उसके अलावा प्रभाव में कब आया देखिए, 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पेश किया कि ये रूपरेखा भारत के संविधान की रहेगी। पहली बार पढ़ा गया 5 दिन, 9 नवंबर 1949 तक उस पर चर्चा हुई, आम चर्चा हुई कि भाई कैसा बनाया है, ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की चीजें उसमें आई। फिर दूसरी बार 15 नवंबर 1947 को विचार होना था। फिर इसमें खंडवार विचार हुआ कि अच्छा इस वाले पार्ट में ये चीज है, इस वाले पार्ट में ये चीज है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, 17 अक्टूबर 1949 तक यही कार्य चलता रहा। उसके बाद कुल 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, लेकिन जिनमें से 2473 पर ही दोनों में चर्चा हुई। फिर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 को विचार होना शुरू हुआ। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यानी कि इसको पास करने का प्रस्ताव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने असेंबली के सामने रखा और उसे पास कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया था, असेंबली में पास हो गया था। कुल 299 सदस्य थे, 284 सदस्य इसमें उपस्थित रहे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 का उल्लेख भी संविधान सभा में किया गया है, और अंतिम पंक्ति जो देखेंगे ना उसमें भी यही लिखा हुआ है, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें भी यही लिखा हुआ है। और जब अपना लिया गया तो कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां इसमें थी। अभी मिलान करिए भारत शासन अधिनियम 1935 से,
उसमें कितने अनुसूचियां और कितने प्रस्ताव और कितने आर्टिकल्स थे, कितने अनुसूचियां थी और भारतीय संविधान में कितनी थी, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री थे, संविधान का प्रारूप उन्होंने बनाया, उसको रखा, समिति के साथ उसके अध्यक्ष रहे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। फिर जब ये लागू हुआ तो आधुनिक मनु इनको कहा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर को। 26 नवंबर 1949 को भारत के नागरिक कौन होंगे, संसद क्या करेगी, अस्थायी परिवर्तनशील नियम कौन से हैं, तो ये जो सारे आर्टिकल है 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93 अपने आप लागू हो गए थे। अब ये प्रस्ताव आपने देखने हैं। आपको अगर स्टेटमेंट आए, मान लीजिए कि आर्टिकल 324 की कोई स्टेटमेंट आ गई कि ये प्रस्ताव कब लागू हुआ था या ये अनुच्छेद कब लागू हुआ था, तो वो लागू माना जाएगा 26 नवंबर 1949 से। बाकी ऑफिशियली हमने इसी दिन पास हुआ है। 26 जनवरी को हम एक सांकेतिक रूप में इसको बनाते हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए वो दिन बहुत महत्वपूर्ण था। तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, संविधान की शुरुआत हुई। ऐतिहासिक है क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, जिसके कारण ये दिन महत्वपूर्ण है, और इस दिन की महत्वपूर्णता के कारण ही हम इसे लागू उसी दिन से मानते हैं। उसके अलावा भारत शासन अधिनियम से बहुत कुछ इसमें लिया गया था। असेंबली ऑफ प्रीवी काउंसिल जुडिशियल एक्ट 1949 एक पास किया गया, जिसमें जो देशी रियासतें थी उनको प्रीवी पर्स वगैरह की व्यवस्था इसमें की गई थी। ठीक है। तो ये भारत का संविधान बना, और जो बनने की प्रक्रिया थी उसमें किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, यहां तक हम कैसे पहुंचे, क्या क्या उसमें विशेषताएं थी, वो हमने सब देखा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि संविधान जो हमने बनाया उसकी आलोचनाएं क्या हैं, और जो संविधान बना उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और एक एक करके फिर हम अपना आगे बात करते रहेंगे और देखेंगे कि भारतीय संविधान में कौन सी विशेषताएं हैं और उसकी आलोचनाएं क्या हैं, क्या क्या प्रावधान है, और आज भारत की व्यवस्था कैसे चल रही है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आपसे अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।